यूजीसी नेट यूनिट 1 टॉपिक 1, जिसमें हम अभी अब देख रहे थे कल लिबर्टी। इसमें हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, एंड उसके जो थिंकर है उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आगे हम आज जो देखेंगे वो नेगेटिव लिबर्टी एंड इसके अदर पार्ट जो हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव लिबर्टी, चयन की पूर्ण स्वतंत्रता। जहाँ पे मनुष्य को चयन का पूर्ण स्वतंत्रता हो, जिसमें प्रतिबंधों का अभाव हो, उसी को कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी। ये जो प्रतिबंधों का अभाव है, इसको बर्लिन ने कहा था। बर्लिन को हम नेगेटिव लिबर्टी में देखते हैं, ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। और नेगेटिव लिबर्टी में होता है कि सेल्फ और चॉइस, ये दोनों के बीच में ना तो स्टेट का कोई योगदान होता है और ना ही सोसाइटी का। ये जो मेन होता है वो फ्री होता है अपने सेल्फ चॉइस के लिए, तो उसको कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। प्रतिबंधों का अभाव जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो व्यक्ति आधारित होता है, वो किसी राज्य या संस्था का नहीं, किसी एक व्यक्ति के आधार पर होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो मानता है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, अतः अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। उसे, व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। इसमें पब्लिक सेक्टर के अस्तित्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें जो ये प्राइवेट सेक्टर के योगदान में, इसमें पब्लिक सेक्टर का भी योगदान होता है, जैसे राज्य का इसमें योगदान होता है, लेकिन ये इसमें प्रतिबंधों का अभाव होता है प्राइवेट सेक्टर में। हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर के बारे में हम लोग जानेंगे। कुल 10 थिंकर हैं, इसमें से हम कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट तो सारे, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया उनका बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है बर्लिन, फिर हैक, यहाँ थोड़ा सा हट गया है, एक सेकेंड, हाँ हो गया, ठीक हो गया। चलिए, फिर फ्रीडमैन, फिर एडम स्मिथ व डेविड रिकॉर्ड, फिर लॉक, हॉब, स्पेंसर, बेंथम और एमंड, फिर है जे.एस. मिल। इन सब के बारे में हम महत्वपूर्ण जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो बर्लिन है, फर्स्ट जो है वो बर्लिन है, इनके बारे में हम देखेंगे। बर्लिन क्या कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। तो बर्लिन जो है वो लिबर्टी को पॉजिटिव मानते हैं। इनका कहना है जो लिबर्टी है वो देखा जाता है वो पितृसत्तात्मक समाज है। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान का समाज है। इसमें पुरुषों को पुरुष को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, और महिलाओं, बच्चों, ये सबसे ज़्यादा अधिकार जो भी हमारे पिता या फादर हमें जो भी कहेंगे वो हमें मानना पड़ता है। इसलिए इसमें हमारे अधिकार सीमित होते हैं, पितृसत्तात्मक। और ये कहते हैं कि सामाजिक आत्मनियंत्रण की भी बात करते हैं, राज्य की दास्ता की बात करते हैं, ये कहते हैं। और ये कहते हैं इट इज ए इल्यूजन नॉट द फ्रीडम, मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधों का अभाव। इसमें हम चार बुक हैं उनके बारे में जानेंगे, और ये बुक इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला कार्ल मार्क्स का है इज लाइफ एंड इन्वायरमेंट, फिर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये 1958 में लिखा गया है। फॉर एसे ऑन लिबर्टी, ये 1969 में लिखा गया है। वॉइस एंड हैंडर, ये 1976 में लिखा गया है। अब आगे आते हैं हम और देखते हैं लॉक को उदारवाद का पिता भी, फादर माना गया है। ये इसके जनक हैं। ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं।
ये बहुमत के अधीन कहते हैं, और ये कहते हैं कि जो लिबर्टी है वो लॉ से चलेगा, मानी कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं। मतलब जहाँ पे कानून लॉ, राज्य में अगर विधि है, कानून है, तो वहाँ पे स्वतंत्रता रहेगा, लेकिन अगर जहाँ पे कानून या लॉ नहीं रहेगा वहाँ पे स्वतंत्रता संभव नहीं है। ये जॉन लॉक का विचार है। अब आते हैं हार्बर्ट स्पेंसर पे। ये जो हैं वो नेगेटिव लिबर्टी के एक मतलब कट्टर समर्थक इनको हम कह सकते हैं। ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं किस नेगेटिव लिबर्टी के। ये स्टेट के एंटी हैं, एंटी फ्रीडम, मतलब राज्य स्वतंत्रता विरोधी हैं। ये राज्य को लिमिट शक्ति देते हैं और व्यक्ति को अधिक। ये पॉलिसी स्टेट की बात करते हैं, जिसमें डिफेंस, रक्षा, राज्य को जो अधिकार होगा वो सिर्फ रक्षा और आंतरिक प्रतिबंध का अधिकार होगा, और अन्य सभी कार्य स्वतंत्र का हनन करने वाले हैं। जो ये दोनों कार्य को छोड़ के बाकी जितने भी राज्य के द्वारा कार्य होते हैं वो व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन करने वाले होते हैं। इसमें फिर आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन। ये व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बल या के प्रयोग का अभाव, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बल बाह्यत का प्रयोग। मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो इसके बारे में बताते हैं, व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बल या बाह्य बल का प्रयोग का अभाव होना चाहिए। ये कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो एक इनका बुक है वो इन्होंने 1562 में लिखा है। ये इनका जो बुक है ये इन्होंने 1562 में लिखा है। फिर आते हैं फ्रेडरिक हैक। ये नव उदारवादी विचारक हैं। इन्होंने नोबेल विजेता हैं। इनको 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, और इनको पुरस्कार दिया गया है वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में दिया गया है। ये तो हैं नव उदारवादी विचारक, और इन्होंने इनकी दो रचनाएं हैं वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो 1960 में लिखे हैं, और लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में लिखे हैं। इसमें बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंध करने का ये बात करते हैं। जो भी कार्य बाधा उत्पन्न करते हैं उनका ये प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीडम करते हैं कि इसका जो वर्गीकरण करते हैं वो 3 पार्ट में करते हैं। पहला पॉलिटिकल, दूसरा इंटरनल, फिर होता है फ्रीडम ऑफ पावर, शक्ति के रूप में स्वतंत्रता। ये 3 पार्ट में इसका विभाजन करते हैं। फिर आते हैं 6ठे नंबर पे एडम स्मिथ एंड डेविड रिकॉर्ड। ये दोनों जो हैं वो अर्थशास्त्री। ये आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसमें बोलते हैं कि व्यक्ति को मतलब इकोनॉमिक रूप से स्वतंत्र बनाने की बात करते हैं। ये राज्य स्वतंत्रता के खिलाफ हैं। ये दोनों जो हैं वो राज्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं। इनका जो भूमि, श्रम और पूंजी जो होगा वो नीति नियंत्रण अंडर प्राइवेट कंट्रोल, मतलब किसी भी, यहाँ पे निजी होगा, निजी नियंत्रण में होना चाहिए। जो लैंड हो गया आपका, फिर श्रम और पूंजी जो होगा वो होगा निजी नियंत्रण में। अब आते हैं जे.एस. मिल। इनका जो एक बुक है जो इन्होंने लिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, एसे एंड लिबर्टी, जो लिखा है इन्होंने 1859 में। जो कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं ये, और कहते हैं विचार, अभिव्यक्ति और भाषण
थॉट, एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये तीनों को मानते हैं। ये सभी व्यक्ति को मिले और इसी को ये कंप्लीट फ्रीडम मानते हैं। ये कंप्लीट फ्रीडम इसलिए देना चाहते हैं ताकि मानव अपना शरीर तथा मन का स्वामी मानते हैं मानव को, इसलिए कहते हैं कि मानव को जो है एक कंप्लीट फ्रीडम देना चाहिए। इसमें जो बाधक में आता है वो बहुमत समाज यानी मेजोरिटी जो सोसाइटी है वो इसके बाधक के रूप में आता है। इस द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में मतलब कंप्लीट फ्रीडम के जो बाधक के रूप में हमें मिलता है वो पहला होता है हमारा बहुमत समाज, फिर राज्य और सरकार, ये इसके बाधक हैं कंप्लीट लिबर्टी के। और ये स्वतंत्रता को नेसेसरी मानते हैं, परम आवश्यक मानते हैं, स्वतंत्रता को परम आवश्यक मानते हैं। और डेवलपमेंट के लिए, किसका डेवलपमेंट? ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। अगर आदमी को स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो वो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का अगर डेवलपमेंट करवाना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं इसमें, इसका जो अगला पार्ट है इसमें इकोनॉमिक लिबर्टी, थर्ड जो था, ये नेगेटिव लिबर्टी खत्म होगा, अब थर्ड आया इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक, एक सेकेंड, इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक लिबर्टी आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें जो यूनान रोजगार की गारंटी, न्यूनतम रोजगार की गारंटी इकोनॉमिक लिबर्टी में है कि सभी को कम से कम रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। इसमें जो सप्लाई होगा वो न्यूनतम आवश्यकता वस्तुओं जो है सबको मिल सके, जैसे जिसकी न्यूनतम आवश्यकता है, जो रोज की जो आवश्यकता है, जिसके खाना कपड़ा, ये सब न्यूनतम जो आवश्यकता है वो सबको प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद इसमें इकोनॉमिक लिबर्टी में करते हैं। और फिर आता है पॉलिटिकल लिबर्टी। इसमें जीन जैक रूसो और उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ, जो पॉलिटिकल लिबर्टी के खिलाफ जो है, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ, इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जो हैं पॉलिटिकल लिबर्टी के जीन जैक रूसो जो हैं वो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं पॉलिटिकल लिबर्टी के। पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो पास्ट ऑफ पब्लिक सेफ राजनीतिक स्वतंत्रता। इसमें कहते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी सभी व्यक्ति को, मान लीजिए यहाँ पे एक देश है, ये कोई सा भी देश मान लीजिए, यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे, अगर विधि के अनुसार मान लीजिए जैसे भारत है, भारत में वोटिंग राइट कितना है? 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके 18 वर्ष किया गया। तो 18 वर्ष दिया गया है, तो इसमें भारत में सभी को मतदान का अधिकार है, जितने भी लोग 18 वर्ष आयु के हैं। तो इसमें यही कहता है कि पॉलिटिकल लिबर्टी सबको मिलना चाहिए और एक समान मिलना चाहिए। और राजनीतिक स्वतंत्रता जन संप्रभुता का जो है वो जन संप्रभुता स्थापित करने का एक तरीका है, जिससे सब लोगों के बीच समान अधिकार और सबको वोटिंग राइट होना चाहिए। फिर आता है सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता। इसमें बारकर जो है वो लिबर्टी की 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में लिबर्टी को अभिव्यक्ति, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, विचरण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, समझौता होना चाहिए। फिर तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा, और तीसरा में हो गया कीप सेफ द लाइफ, हेल्थ एंड बॉडी, शरीर, जीवन और स्वास्थ्य की सभी नागरिकों को ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता जरूर मिलनी चाहिए।
पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कहीं आने जाने की स्वतंत्रता उनको होना चाहिए, और उनको एक समझौता का भी अधिकार होना चाहिए, और उनके अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने जीवन तथा स्वास्थ्य का पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वो भी एक अच्छा जीवन जी सकें। इसमें जो है ये अधिकार व्यक्ति को क्यों दिया जाना चाहिए, ये बात आता है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति होने के कारण ये सारे जो ऊपर के अधिकार हैं ये उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो मानव है, इसलिए ये सारे अधिकार उसे मिलना चाहिए। अब आते सोशल लिबर्टी पे। सोशल लिबर्टी मुख्य रूप से भेदभाव को समाप्त करने का बात करता है। इसमें जो है जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, धार्मिक धर्म के जो विभाजन है होते हैं उसके विरुद्ध जो होते हैं वो धार्मिक एकता की बात करता है, और कास्ट में भी भेदभाव होता है। कुछ लोग नीची जाति के होते हैं, कुछ लोग ऊंची जाति के होते हैं, वहाँ पे भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये तीनों के बीच में ये इक्वलिटी लाना है, मतलब सारे लोग समान हैं, एक समान की बात करता है। भेदभाव का अभाव होना चाहिए। समाज में कोई गरीब कोई अमीर जो भी रहे उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले जैसे भारत में होता था, कुछ लोग हरिजन जो होते थे वो पंडित लोगों के यहाँ जाते नहीं थे, जिधर से पंडित जाते थे उधर से नहीं जाते थे, या तो फिर जिस रास्ते से वो जाते थे तो उनके पीछे कुछ झाड़ू या फिर वो कपड़ा वगैरह ऐसा दिया जाता था जिससे वो चलते थे तो उनका पैर का निशान नहीं रहता था, वो मिटते जाता था, उनको चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे ये भेदभाव जो थे भारत में थे, जो समाप्त हो गए हैं अभी, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन इसमें सोशल लिबर्टी में इसी का बात होता है, इसमें जो बहुमत समाज के खिलाफ है ये भेदभाव। अब आते हैं हम लोग अगला, उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता। उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, इसमें विशेष उद्देश्य के लिए जो समुदायवादी विचारक होते हैं उसके बारे में ये कहता है, जो किसी भी विशेष उद्देश्य का होता है अधिकार वह सबको होना चाहिए। विशेषात्मक विशेष अधिकार होना चाहिए। अब अदर फैक्ट है वो लिबर्टी जो होता है वो लिबर्टी दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी। इसमें एक गहरी स्वतंत्रता, इसको अनफिट लिबर्टी। इसमें रोल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, और इसमें मार्क्स जो है लिबर्टी के बारे में बोलते हैं कि एंड ऑफ नेसेसिटी, विशेषताओं का अभाव लिबर्टी है। इनका जो बुक है एक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये बुक भी इम्पोर्टेंट है। और कार्ल मार्क्स जो कहते हैं वो समाज में दो भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है बुर्जुआ वर्ग और एक होता है सर्वहारा वर्ग। इसमें जो पॉपुलेशन होता है वो ये मान लेंगे हम, ये पॉपुलेशन है किसका, सर्वहारा वर्ग का पॉपुलेशन है, सर्वहारा वर्ग हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट और कम जो होगा यहाँ पे हो गया आपका, ये इतना हो गया बुर्जुआ वर्ग। इसमें जो जनसंख्या बुर्जुआ वर्ग की कम होती है और सर्वहारा वर्ग की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, बट जो धन होता है, संपत्ति होता है, वो बुर्जुआ वर्ग के पास अधिक होता है। बुर्जुआ वर्ग के पास अधिक होता है और सर्वहारा वर्ग के पास संपत्ति जो होता है वो बहुत कम होता है। और जब ये होगा तो आर्थिक विषमता होगी। आर्थिक कारक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा बाधक मानते हैं, और ये कौन मानते हैं, कार्ल मार्क्स, जो कहते हैं कि ये दोनों के बीच में जो आर्थिक विषमता है,
सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच में, तो ये स्वतंत्रता का सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। फिर आते हैं फ्रीडरिक एरिक फॉर्म जो है जर्मनी के हैं, और एक कहते हैं कि लिबर्टी का दुश्मन जो है वो तकनीक जो है वो लिबर्टी का दुश्मन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तकनीक को, संसाधन को लिबर्टी का दुश्मन कौन मानते हैं? एरिक फॉर्म जो है वो जर्मनी के हैं, ये इसका दुश्मन मानते हैं। और इन्होंने अपना बुक लिखा था, इसका फॉर्म फ्रीडम 1941 में और फेयर ऑफ फ्रीडम 1942 में इन्होंने लिखा है। इसके बाद हम रिपब्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। इसमें एक आएगा स्वतंत्रता की गणतंत्र संकल्पना। इसमें रिपब्लिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें ये स्किनर हैं जो इसकी बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की गणतंत्र संकल्पना की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ बुक हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें फ्रीडम फ्रॉम फियर 1990 में आंग सान सूकी जी के द्वारा जो लिखा गया है वो बुक है। यहाँ पे जगह, ऊपर में जगह है, वहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला बुक जो है एक सेकेंड, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, स्लो हो जा रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये 1990 में आंग सान सूकी के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा जो है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1995 में ये लिखा गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था। और थर्ड आपका बुक है मैनुअलिटी ऑफ फ्रीडम। एक सेकेंड, इसमें बोर्ड में मेरा नया है तो थोड़ा इसमें हाथ हैंड फ्री नहीं हुआ है, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इस वजह से हम पहले नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्लास में ले रहे हैं। जैसे ही मेरा इसमें प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा उसके बाद इसी में डायरेक्ट लिखेंगे मोरालिटी ऑफ फ्रीडम जेम्स रॉस। ये लिखा गया था 1986 में लिखा गया था। अब यहाँ पे जो हमारा लिबर्टी टॉपिक है वो एंड होता है। इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट डे। और थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।